सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। शंघाई इलेक्ट्रिक की जानिब से के इलेक्ट्रिक में सरमायाकारी अब बिल्कुल ख़त्म की जा रही है और ये सरमायाकारी की वापसी कोई हैरानकुन बात नहीं है, बल्कि वक्त ने इसे बेहद ज़रूरी भी बना दिया है। 2005 में कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन को बेचने के बाद कराची को बिजली की फरामी कम कीमत में बिजली मिलने की तवक्को की जा रही थी, जो कभी पूरी हो ही नहीं सकी। 2016 में केई की शराकतदारी अबराज ग्रुप की कोशिशों की वजह से शंघाई इलेक्ट्रिक ने हासिल की थी। 9 सालों में शंघाई इलेक्ट्रिक ने केई को हासिल करते हुए बकाया $1.77 बिलियन की रकम अदायगी की कोशिशें ज़रूर की, लेकिन इस अरसे में के इलेक्ट्रिक इंतज़ामिया, जो के इलेक्ट्रिक को एक मुनाफा बख्श इदारा बनाने और किसी बेहतरीन गैर मुल्की कंपनी को फ़रोग़ करने का जिम्मेदार था, अपनी जिम्मेदारियों में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा है। के ई में अबराज के शेयर्स कैमन आइलैंड्स के एक फ़ंड में जा चुके हैं, जो एशिया पाक इन्वेस्टमेंट की मिल्कियत बन चुके हैं। के इलेक्ट्रिक में अक्सरियती शेयर्स रखने के बावजूद एशिया पाक इन्वेस्टमेंट के पास इंतज़ामी कंट्रोल मौजूद नहीं है। के इलेक्ट्रिक की मौजूदा इंतज़ामिया बिजली सार्फिन के मसाइल हल करने में बिल्कुल नाकाम रही है। ना ही के इलेक्ट्रिक के बिजली सार्फिन में डिफ़ॉल्टर्स को संभाला जा सका है और ना ही इसके मुकाबले पर आने वाली सोलर टेक्नोलॉजी के लिए कोई मुनासिब हल तलाश किया जा सका है। के इलेक्ट्रिक के CEO पर काम कर की जगह पर ख़वातीन को परेशान करने और हिरासानी के स्कैंडल ने भी के इलेक्ट्रिक की साख को इस वक्त तबाह करके रख दिया है। 2019 तक शंघाई इलेक्ट्रिक थोड़े मुनासिब तरीके से के इलेक्ट्रिक के मामलात को संभाल रहा था और लेकर चल रहा था, लेकिन हुकूमत की जानिब से दिलचस्पी ख़त्म होने और रेगुलेटरी मसाइल की वजह से वो पूरी तरह फंस गया। अबराज ग्रुप के ख़त्म होने के बाद शंघाई इलेक्ट्रिक हर साल के इलेक्ट्रिक के मुआहदे में कुछ ना कुछ तब्दीलियाँ लाती रही है। जब हुकूमत ने पहली मरतबा 2005 में केई की निष्कारी की थी, तो इसके ख़रीदार ग्रुप ने कैमन आइलैंड्स में KESP के नाम से एक कंपनी बनाई थी और इस कंपनी ने बराह रास्त हुकूमत को अदायगी करते हुए के इलेक्ट्रिक में 66.4% शेयर्स हासिल किए, जबकि के इलेक्ट्रिक में हुकूमत के पास सिर्फ 24.3% शेयर्स रह गए। 2009 में जब के इलेक्ट्रिक को फ़रोग़ करने की कोशिश की गई तो अबराज ग्रुप ने $370 मिलियन की गैर मुल्की सरमायाकारी की, जबकि KESP के जरिए अबराज ग्रुप की वाहिद सरमायाकारी $360 मिलियन की गई थी। अबराज की सरमायाकारी IGFC से की गई थी, जो कैमन आइलैंड्स प्राइवेट के 100 से ज़ायद मुख्तलिफ आलमी सरमायाकारों का मुश्तरका इक्विटी फ़ंड है, जिसका इंतज़ाम अबराज इन्वेस्टमेंट की मैनेजमेंट ने किया था। IGFC फंड में से KESP में सिर्फ 53.8% शेयर्स खरीदे गए और बकाया रकम इन्वेस्टर्स के पास मौजूद रही। अबराज ग्रुप ने सिर्फ 35% मिल्कियत होने के बावजूद के इलेक्ट्रिक में इंतज़ामी मामलात को अपने पास रखा। अबराज के दिवालिया होने के बाद 2022 में एशिया पाक इन्वेस्टमेंट ने अबराज के शेयर्स हासिल किए, लेकिन अभी तक उन्हें वो अथॉरिटी नहीं मिल सकी, वो इख्तियारात नहीं मिल सके जो कि मिलने चाहिए थे। 2016 में ख़रीदारों के साथ शंघाई इलेक्ट्रिक की तवज्जो हासिल करने वाली के इलेक्ट्रिक अब अपनी कशिश खो चुकी है, जबकि के इलेक्ट्रिक को खरीदने के लिए शंघाई इलेक्ट्रिक $1.7 बिलियन देना चाहती थी। गुज़िश्ता 10 सालों में ख़राब कारकर्दगी ने के इलेक्ट्रिक को एक ऐसा इदारा बना दिया है जिस पर इस वक्त भरपूर तवज्जो देने की ज़रूरत है, एक ओवरहॉलिंग की ज़रूरत है, बड़े रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। साल 2024 में के इलेक्ट्रिक के लिए बिल्स की अदायगी की शरह 91.5% रही। 2005 में निष्कारी के बाद बिलों की रिकवरी की शरह में कुछ इजाफा तो देखा गया, लेकिन 2022 में अदायगियों की रकम 96.7% तक पहुंच चुकी थी, जिस तक दोबारा पहुंचना मुश्किल तरीन काम नज़र आ रहा है। के इलेक्ट्रिक की जानिब से सिर्फ पिछले 3 सालों में बिल्स की रिकवरी में 10% कमी आई है और इसमें बेहतरी होती बिल्कुल भी इस मौजूदा इंतज़ामिया के होते नज़र नहीं आ रही। गुजरे हुए आधे साल में भी के इलेक्ट्रिक का रिकवरी रेट मज़ीद नीचे आया है और सिर्फ 6 महीनों में आम सार्फिन से बिजली बिल्स की रिकवरी 78.4% पर ही पहुंच सकी है, जो कि एक बड़ी गिरावट को जाहिर कर रही है। अब साथ ही के इलेक्ट्रिक को सोलर एनर्जी पर सार्फिन की मुंतकली का भी इस वक्त सामना करना पड़ रहा है। के इलेक्ट्रिक के अच्छे सार्फिन जो हमेशा वक्त पर अदायगियाँ करते हैं, अब सोलर टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल होते जा रहे हैं, चूँकि पिछले सालों में के इलेक्ट्रिक ने कोई ऐसा काम नहीं किया कि इनको सस्ती बिजली मिल पाती। के इलेक्ट्रिक के मुनाफे में कमी का बाइस अब ये तमाम लोग बन रहे हैं और इन सब के साथ के इलेक्ट्रिक में लीडरशिप का एक बड़ा फुकदान है, जो के इलेक्ट्रिक में मुस्बत तब्दीलियाँ लाने से रोक रहा है। के इलेक्ट्रिक को गवर्नेंस मसाइल के साथ अदायगियों में कमी के मसाइल का भी सामना है, जो कि ज़ाहिर फौरी तौर पर जिसको हल करने की ज़रूरत है, वरना कराची के शहरी बिजली के हुसूल के लिए अब जो नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं, उसका बहरहाल नुकसान के इलेक्ट्रिक को और उन सार्फिन को होगा जो अभी भी ग्रिड पर मौजूद हैं। तो अब के इलेक्ट्रिक के मुनाफे में आने वाले दिनों में कमी आती है। ये जो क़यादत का इस वक्त फुकदान है और क़यादत में जो सलाहियतों का फुकदान है, जो डिसीजन पावर और डिसीजन मेकिंग की हमें कमी नज़र आ रही है, इसके कितने मनफी असरात इस वक्त कराची के यूज़र्स पर पड़ सकते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, इस पर तफसील से बात करेंगे।
एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। मुजाहिद परवेज़ चट्टा साहब, साबिक CEO लेस्को, हमारे साथ मौजूद हैं। मुजाहिद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये पिछले 10-12 साल में क्या कुछ हुआ जो शंघाई इलेक्ट्रिक को भी अब पीछे हटना पड़ रहा है, और के इलेक्ट्रिक की जो इस वक्त कारकर्दगी जो मुस्तकिल डिक्लाइन की तरफ जा रही है, आप देखें जो फिगर्स हैं रिकवरी के, वो मुस्तकिल उसमें कमी आ रही है। तो ये अब ओवरऑल सूरत हाल कैसे बेहतर हो सकती है? टैरिफ में भी मुस्तकिल इजाफा हो रहा है, जो कुछ लोग शहर का एक बड़ा हिस्सा मुस्तकिल बिजली से महरूम भी रहता है, और फिर रिकवरी रेट में भी मुस्तकिल कमी। तो ये बहुत सारे बुरान एक साथ मौजूद हैं जिनसे इस वक्त निपटना है। कैसे निपटा जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग। देखें, पहले तो मैं शंघाई से बात करूं कि इन्वेस्टर उसी जगह आएगा जहां पे वो देखेगा कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो या ये सेक्टर में वो आ रहा है वहाँ क्या क्लियर कट स्टेबल पॉलिसीज़ हैं, वहाँ पे कोई काम करना भी चाहता है। तो एक तो मैं क्लियर कर दूं कि कोई शंघाई अभी इस हफ्ते डिक्लेयर क्विट कर गया। 3-4 years शंघाई इलेक्ट्रिक वाज नॉट क्लियर टू इन्वेस्ट इन के इलेक्ट्रिक। तो उसकी मेन वजह ये है, और ये भी मैं कहूँ कि शंघाई के जाने से के इलेक्ट्रिक शुड बी कंफर्टेबल कि इसी अरसे में, इसी दौरान इनको एक और अच्छी फॉरेन इन्वेस्टमेंट मिली जो ग्रुप इक्वली प्रोफेशनली स्ट्रांग था और एक्सपीरियंस था पावर सेक्टर में। सेज ग्रुप की बात कर रहे हैं हम? जी, एशिया पाक की जी। बात। तो इशू सिर्फ ये है कि पिछले 5-6 साल से इलेक्ट्रिक में 3-4 लोगों ने उसको अपनी विश लिस्ट के मुताबिक चलाना चाह रहे हैं। वो उनकी जो पॉलिसीज़ हैं, उनके जो कंफ्यूज्ड लाइन ऑफ एक्शन है, उनकी वजह से शंघाई इलेक्ट्रिक ने क्विट किया है। उनका सिस्टम इम्प्रूवमेंट बिल्कुल उनका टॉपिक नहीं है। देखिए, आपने अर्न करना है, प्रॉफिट लेना है, तो सिस्टम इम्प्रूवमेंट पे आए। आप अपना एनर्जी मिक्स ठीक करें। आप सबसे पहले तो आप अपने प्रॉब्लम्स को और मुश्किलात को रियलाइज़ करें। जब आप उनको मानने को तैयार ही नहीं तो वो ठीक कैसे होंगी? जब रियलाइज कर लिया, बड़े क्लियर कट इश्यूज हैं, उनमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप बाहर रेडी वाले को पूछें तो उसको पता है महंगी बिजली है। के इलेक्ट्रिक मैनेजमेंट ने अपने एनर्जी बैलेंस को ठीक कर, एनर्जी मिक्स को बैलेंस करने के लिए कुछ नहीं किया। लॉसेस नो डाउट उन्होंने काम किए हैं, लेकिन अभी भी बहुत सी डिस्कोस, खासकर पंजाब की जो कि प्राइवेट सेक्टर में नहीं है, उनके लॉसेस उनसे बहुत बेहतर हैं, उनकी रिकवरी उनसे बहुत बेहतर है। और इन्होंने डिस्पाइट द फैक्ट कि इनको बहुत सारे रेगुलेटर से बेनिफिट्स मिले हैं, इनको लॉसेस का टारगेट बड़ा कंफर्टेबल दोबारा दे दिया गया। इवन इनको आफ्टर प्राइवेटाइजेशन के 15-20 साल बाद इनको लेस देन 100 रिकवरी अलाउ कर दी गई है। और सबसे बड़ा स्टेप जो शायद बहुत से लोगों के नॉलेज में नहीं है, इनको रिसेंटली मोर देन 50 बिलियन डेड डिफॉल्टर अमाउंट का राइट ऑफ दिया गया है। डेड डिफॉल्टर अमाउंट क्या होती है कि जिसने आपका बिल नहीं दिया, आपकी उसकी बिजली काट दी। अच्छा। अब मैनेजमेंट की ड्यूटी है कि उससे अपने एरिया रिकवर करे, जहाँ पे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की ज़रूरत है उसकी सर्विसेज इस्तेमाल करे, अपना कोई मैकेनिज्म डेवलप करे। प्राइवेट क्यों किया गया था कि आप इम्प्रूवमेंट लेके आए। अब वो 50 बिलियन जो है, 52 बिलियन, वो किसने देना है? वो आप लोगों ने देना है जो ऑलरेडी रेगुलर पे कर रहे हैं। और मुझे सब हम देख रहे हैं कि वक्त गुजरने के साथ साथ ये मसाइल बढ़ते ही जा रहे हैं। ये जो एक बुरानी कैफियत है, इसमें इजाफा ही होता जा रहा है। इख्तियारात क्यों सही जगह पर मुंतकिल नहीं किए जा रहे? जिसके सबसे ज़्यादा शेयर्स हैं वो ज़ाहिर है वो डिसीजन अथॉरिटी, डिसीजन पावर भी उसी के पास होनी चाहिए, ताकि और फिर रेलेवेंट एक्सपीरियंस भी वहाँ पर मौजूद है। ये इसमें क्यों ये रुकावट पैदा की जा रही है? रेलेवेंट एक्सपीरियंस की आपने खूबसूरत बात की है कि जिसका काम है वो कर सकता है। वजह सिर्फ यही है कि वहाँ पे के इलेक्टर को कुछ ऐसे लोगों ने टेक ओवर कर लिया है इन ट्रू सेंस कि वो नहीं चाहते कि रियल सेंस में ऑन ग्राउंड कोई इम्प्रूवमेंट ऑफ सिस्टम आए। आपने जो अर्न करना है सिस्टम इम्प्रूवमेंट से करें, मैनिपुलेशन ऑफ बैलेंस शीट से ना करें
कि जो लेना है वो तो ले लें, जो देना है उसको रोक दें। ये बहुत लंबी स्टोरी है, मैंने एक दिन आपको पहले भी कहा था कि इस पे तो 2-3 घंटे का प्रोग्राम चाहिए। ठीक, तो वो बाकी लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं। उनको ये है कि अगर कोई रेलेवेंट रियल प्रोफेशनल इन्वेस्टर आ गया तो हमारी ये जो मनमर्जियां हैं ये नहीं चलेंगी। दे आर अंडर द फियर। तो वो डिसीजन मेकर्स को भी कंफ्यूज कर रहे हैं, जो दूसरे पार्टनर इन्वेस्टर हैं उनको भी मिसगाइड कर रहे हैं। जब तक आपने, हम किसी से कोई भी किसी से अनड्यू फेवर नहीं मांग रहा। एज पर SCCP रूल्स, एज पर एग्रीमेंट ऑफ KE एंड KESC, जो मेजर शेयर होल्डर है उसको C लेवल की तमाम मैनेजमेंट दें और उसको काम करने दें। यू विल सी द रिजल्ट्स। और मुलाहिज़ साहब, ये इन रूल्स पर अब इम्प्लीमेंट करवाना किसकी जिम्मेदारी है? क्योंकि जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं, हम देख रहे हैं कि ये एनर्जी मिक्स को नहीं ठीक कर पा रहे और फिर इसका इम्पैक्ट लोगों पर पड़ रहा है। उनको महंगी बिजली भी अफोर्ड करनी पड़ रही है, बहुत सारे लोगों को बिजली से महरूमी का भी सामना करना पड़ रहा है। तो ये लोगों पर बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है और फिर लोग ज़ाहिर है ग्रिड से ऑफ ग्रिड होते जा रहे हैं। अब ये इम्प्लीमेंट करवाना किसकी जिम्मेदारी है इन रूल्स को? ये वेरी क्लियर ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है और हम सब बार बार और आज भी रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट से कि प्लीज़ इस मामले को रियलाइज करें। जितना इसको डिले करेंगे कि इलेक्ट्रिक कराची को फीड कर रहा है, जो कि एक इंडस्ट्रियल हब है पाकिस्तान का, मेजर रेवेन्यू शेयर होल्डर है। और बात फिर वही है कि अगर कोई 1-2 सेक्टर आपको क्रिटिसाइज कर रहे हो तो बंदा फिर भी कहता कि नहीं जी, आई एम गोइंग वेरी वेल। कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई मीडिया सेक्टर, कोई कैटेगरी ऑफ कंज्यूमर, अगर उनमें से एक भी मुतमईन है तो मुझे उसका नाम बता दें। तो मुझे साहब, ये एनर्जी मिक्स को जो ठीक करना है, ज़रा उस पर भी आखिर में एक आप ब्रीफ कमेंट कर दीजिएगा कि ये क्यों नहीं कर पा रहे, इसमें क्यों नाकामी हो रही है और अब ये बहुत कम टाइम में कैसे ये बेहतर इनिशिएटिव्स उठाए जा सकते हैं? बहुत कम। देखिए, रिन्यूएबल एनर्जी में सोलर की ऑप्शन है, थारकोल अब अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन अबाउट 2500-2600 मेगावाट बिजली उधर बन रही है। तो इसके साथ साथ विंड भी है। इशू फिर वही है, ये रेलेवेंट प्रोफेशनल्स का काम होता है कि चीज़ों को इन टाइम एंटीसिपेट करना, एप्रीहेंड करना। देखें, पावर हाउस रातों रात नहीं लगते। इन टाइम आज से 10 साल की बात सोचनी, सस्टेनेबिलिटी सोचनी, और वो कौन कर सकता है? जिसका काम है। बिल्कुल। हमने मैनेजमेंट 2 लोगों को नहीं दी जो पावर सेक्टर के रियल प्रोफेशनल हैं, रेलेवेंट प्रोफेशनल्स हैं, जिनका ये सब्जेक्ट था एनर्जी मिक्स ठीक कर। बिल्कुल। हमने सारा जोर रखा बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट इज द अल्टीमेट प्रोडक्ट ऑफ योर एफर्ट्स। जब आप काम करेंगे बैलेंस शीट खुद बहुत ठीक हो जाएगी। बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया मुजाहिद परवेज सट्टर साहब, साबिक CEO साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। और अब दायरे पाकिस्तान को IMF के एक और रिव्यू का भी सामना करना है। पाकिस्तान IMF के एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के तहत 7 क्वान्टिटेटिव परफॉर्मेंस क्राइटेरिया को पूरा करने की कोशिश कर रहा है और पाकिस्तान अपने माशी अहदाफ में आगे भी बढ़ रहा है। IMF का वफ़द अब 25 सितंबर को पाकिस्तान का दौरा करेगा ताकि $7 बिलियन के EFF मुआहदे के तहत पाकिस्तान की माशी कारकर्दगी का जायज़ा लिया जा सके। पाकिस्तान के नेट इंटरनेशनल रिजर्व्स इस वक्त बेहतर हैं, जबकि साल 2025 का प्राइमरी बैलेंस भी IMF की तवक्कात के मुताबिक है। पाकिस्तान न सिर्फ रिफॉर्म्स कर रहा है बल्कि बड़े पैमाने पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी हासिल करने की कोशिश कर रहा है। खासतौर पर ऑफशोर ड्रिलिंग, माइनिंग और वेब टेक्नोलॉजीज जैसे सेक्टर्स में इस वक्त सरमायाकारों की दिलचस्पी बढ़ती हुई नजर आ रही है। पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम में 50 ममालिक से जायद के 5000 से जायद वफूद ने यहाँ शिरकत की थी। अमेरिका ने भी पाकिस्तान के ऑफशोर हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज में दिलचस्पी दिखाई है, जिसे कुदरती वसाइल के बेहतर इस्तेमाल में बहुत ही अहम पेशरफ्त समझा जा रहा है। रेकोडेक माइनिंग प्रोजेक्ट जल्द अपने फाइनेंशियल क्लोजर के करीब पहुंच रहा है, लेकिन शदीद बारिशों और सैलाब ने इस वक्त मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मुश्किलात को खासा बढ़ा दिया है। इस बार के सैलाब की शिद्दत माजी से ज़रूर कम है, लेकिन सैलाब के बाद रिलीफ के अखराजात हुकूमत के माली वसाइल पर खासा प्रेशर डाल सकते हैं। इसके नतीजे में साल 2026 का डेफिसिट बढ़कर GDP के 4.8% तक पहुँच सकता है, जिसका अंदाज़ा पहले 4.1% लगाया गया था। FBR की टैक्स कलेक्शन का हदफ भी कम करके अब 13.6 ट्रिलियन रुपए कर दिया गया है, जो इससे पहले 14.1 ट्रिलियन रुपए का एक बड़ा ही एम्बिशियस टारगेट रखा गया था।
था। इकनॉमिक ग्रोथ की शरह भी अब मुतासर होने का खदशा है। GDP ग्रोथ का तखमीना 2.75% से 3.25% के दरमियान लगाया जा रहा है, जो कि पहले 3.5 से 4% के दरमियान था। अब एग्रीकल्चर में भी मुश्किलात की तवक्को की जा रही है, जहाँ चावल की पैदावार में 15% और कॉटन की पैदावार में 10% कमी का इम्कान जाहिर किया गया है। करंट अकाउंट डेफिसिट मुतवक्के तौर पर GDP के 0 से 0.5% के अंदर रहेगा और इंपोर्ट्स में इजाफा 10% तक हो सकता है, जबकि इंपोर्ट्स ग्रोथ में सिर्फ 1% तक होने का खदशा है। रेमिटेंसेज में 6% का इजाफा किसी हद तक माशी खसारे को पूरा कर सकता है। मरकज़ी बैंक ने पॉलिसी में तब्दीली करते हुए साल 2026 तक पॉलिसी रेट को बरकरार रखने का अब एक इशारा दिया है। अब ये फैसला बढ़ती हुई महंगाई, इम्पोर्ट बिल्स और आलमी गैर यकीनी सूरत हाल खुसूसन मशरिक़ वस्ता की कशीदगी की वजह से किया गया है, जो ऑयल प्राइसेस को मुतासर कर सकती है। अगर पाकिस्तान रिफॉर्म्स को जारी रखता है तो ये IMF प्रोग्राम की तकमील का बाइस बनेगा और इकॉनमी, इंफ्रास्ट्रक्चर और एक्सपोर्ट इंपोर्ट में भी नुमाया हम कोई बेहतरी देख सकते हैं। लेकिन ये कितनी चैलेंजिंग सिचुएशन है, इस पर हम बात करेंगे। नैन साहब हमारे माशियात हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब हम देख रहे थे कि पाकिस्तान बड़े बेहतर अंदाज से IMF का प्रोग्राम हासिल करने के बाद एक इस्तेहकाम की तरफ जा रहा था, लेकिन अब ये सैलाब आया है। किस हद तक डैमेज कर सकता है पाकिस्तान के नंबर्स को, उन इकनॉमिक नंबर्स को जो कि ग्रेजुअली बेहतर हो रहे थे? देखिए, मैं नहीं समझता कि जो इस्तेकाम आ रहा था उसका डायरेक्ट ताल्लुक है सैलाब से, इस लिहाज से कि आपने जो चीज़ें फिक्स करनी हैं वो हैं आपकी स्ट्रक्चरल या इंस्टीट्यूशनल, जिसमें सर फहरिस्त FBR आता है, लेकिन आपका जो एक्सटर्नल बैलेंस है और जो आपकी डॉलर की क्या स्ट्रैटेजी जो रहती है वो, और आपका जो इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ का एक पैटर्न है, उसके अंदर हमें फंडामेंटल चेंजेस की ज़रूरत थी, जो कि आप समझ लें जो मेन्यू ऑफ रिफॉर्म्स हमें रिक्वायर्ड है वो बहुत बड़ा क्लियर है, आज से नहीं पिछले कई दिहाइयों से। IMF ने भी उसका जिक्र किया और हमने उसकी तरफ, जिसको कहते हैं लिप सर्विस, तो की है, एक कमिटमेंट, वर्बल कमिटमेंट तो बनाई है, लेकिन अभी तक ऑन द ग्राउंड इतना चेंज नहीं हुआ। तो उन इस्लाहात का सैलाब से ताल्लुक नहीं है। सैलाब से ये ज़रूर है कि क्वांटिटेटिव टारगेट्स, ज़ाहिर है हमारे कुछ इम्पैक्ट होंगे, हमारी GDP ग्रोथ उस लेवल की नहीं होगी, हमें कुछ इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो डाइवर्ट करनी पड़ेंगी। लेकिन पहले भी जब सैलाब आए हैं तो जो हमारे आप कह लें सिस्टमैटिक जो हमारा बिगाड़ है, उसका किसी एक साने से, सैलाब से या ज़लज़ले वगैरह से कोई ताल्लुक ऐसा नहीं होता। उसकी तरफ प्रोग्रेस अभी तक हमने इतना नहीं किया जितना करना चाहिए था। तो डॉक्टर साहब, जो हमारा GDP ग्रोथ जो हमारा मुतासर हो सकता है, या जो टैक्स कलेक्शन का टारगेट है सालाना, जो हम ज़ाहिर है IMF से कोई भी डील करते हुए उनके सामने ये नंबर्स की सूरत में रखते हैं, तो इन पर तो IMF को तशवीश नहीं होगी, चूँकि अब ये सारे नंबर एडजस्टमेंट्स की तरफ जा रहे हैं। ये देखें, अगर आप क्लियरली ये डेमोन्स्ट्रेट कर सकें कि कोई इम्पैक्ट सैलाब की वजह से आया है, या माजी में जब भी हमारे साथ कोई इस तरह का वन ऑफ सान्या होता है, चाहे वो कोविड हो, चाहे वो ज़लज़ला हो, या कोई और इस तरह की चीज़ के जो आप क्लियरली दिखा सकें कि उसकी वजह से बाकी हमारे नंबर्स मुतासिर हुए हैं, तो IMF हिस्टोरिकली काफ़ी हद तक अंडरस्टैंडिंग रहता है। तो उसकी मुझे इतनी, यानी IMF प्रोग्राम की हद तक मुझे परेशानी नहीं है, क्योंकि वो सैलाब को अकोमोडेट करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। लेकिन मिसाल के तौर पर आपको टैक्स नॉन फाइलर्स के पीछे जाना था, करेक्शंस करनी थी, या मिसाल के तौर पे आपके स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस के अंदर कोई करेक्शंस करनी थी, प्राइवेटाइजेशन करनी थी, आपने अपने प्रोविंसेस के साथ फिस्कल अरेंजमेंट को कोई नया पैटर्न देना था। वो बड़े काम जो करने वाले हैं वो अभी तक उतनी तेजी से नहीं होते हुए नजर आ रहे, और उनका क्योंकि फ्लड से ताल्लुक नहीं है, तो मेरे ख्याल में IMF भी उसको उस हद तक ही देखेगा। सही। लेकिन डॉक्टर साहब, ये जो हमारी एक्सपोर्ट्स हिट हो सकती हैं, हमारी राइस एक्सपोर्ट्स बहुत अच्छे तरीके से चल रही थी पिछले 1-2 साल से, उसमें एक राइज आ रहा था। इसके साथ हमारी कॉटन की इंपोर्ट्स प्रोडक्शन बेहतर होने से वो इंपोर्ट बिल थोड़ा कम हो सकता था, जो अब बढ़ सकता है, और उससे फिर हमारा डेफिसिट भी उसमें भी इजाफा हो सकता है। तो ये अब किस हद तक नुकसान पहुँचा सकता है? चूँकि एक टारगेट हमने सेट किया था 5 साल में अपनी एक्सपोर्ट्स को डबल करने का, तो वो पहला साल तो हमें कोई बेहतर रिजल्ट देता हुआ नहीं नज़र आ रहा है। देखिए, अगर आप टारगेट सेट करें और आपकी पॉलिसीज़ जो हैं वो बेसिक प्रिंसिपल्स के ख़िलाफ़ वर्जी कर रही हों, तो वो टारगेट जो है वो बेमकसद हो जाता है। एक्सपोर्ट, हर हुकूमत कहती है कि हम एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक्सपोर्ट बढ़ाने का जो पहला एक आप चीज़ जो जहन में रखते हैं, 2 चीज़ें। पहली ये है कि आपने डॉलर के रेट को मार्केट के साथ साथ चलने देना होता है।
वो हम हिस्टोरिकली हमने उसको डिप्रेस किया है, बल्कि मैं तो समझता हूँ कि हम आर्टिफिशियली भी थोड़ा सा डॉलर को महंगा करें तो वो एक्सपोर्ट्स पे बेहतर कंट्रोल तरीके से अगर किया जाए तो खैर लंबी बहस है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म में उसका ज़्यादा फायदा होता है जो आप हमारी आवाम तक बात किसी और तरीके से पहुंचाई जाती है। दूसरा ये है कि हम एक्सपोर्टर ओरिएंटेड इंडस्ट्रियल पॉलिसीज अपनाते हैं या इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्रियल पॉलिसी अपनाते हैं। हिस्टोरिकली हमने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे ज़्यादा फोकस रखा है, तो हमारा बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एनवायरनमेंट नहीं रहा। जब तक ये चीज़ें आप बेहतर नहीं करेंगे तो आपको एक्सपोर्ट्स फ्लड्स बहुत मामूली चीज़ है मेरी नज़र में कंपेयर टू द बिगर एजेंडा जो आपने एक्सपोर्ट रिफॉर्म्स करने हैं वो नहीं हो रहे अभी तक। सही। और फिर अभी हम ये देख रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट को भी एक स्टैटिक पोजीशन पर लाकर 11% पर कर दिया है। बिजनेस कम्युनिटी ज़ाहिर है जिसका काम है एक्सपोर्ट बढ़ाना, प्रोडक्शन और रेवेन्यू में इजाफा करना, उनकी डिमांड है इसको सिंगल डिजिट में लाने की। ये कितनी वैलिड डिमांड है और इससे कितनी एक्टिविटी मज़ीद क्रिएट हो सकती है? देखिए, वो ज़ाहिर है उनकी एक आपको किसी भी चीज़ की कीमत होती है, वो जितनी कम होगी उतनी आपको अच्छी लगेगी। तो जो इन्वेस्टर है उसने पैसा इन्वेस्ट करना है, उसको जो पैसा बोरो कर रहा है उसकी कीमत कम अच्छी लगती है, ये बड़ी सिंपल सी बात है। और ज़ाहिर है उससे ज़्यादा सरमायाकारी वक्ती तौर पे तो बढ़ती है, लेकिन आपका किसी भी मुल्क में इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का एक जवाज़ होता है कि आपने रनअवे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, आपने ओवर हीटिंग इकॉनमी को कंट्रोल करना है। इंटरेस्ट रेट कम करने के जो बेहतर तरीके हैं वो हैं कि आप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करें, आप अपने जो डेट एसेट्स हैं उनको कोई मैनेज करें, आप बैड लोन्स को देखें, आप जो हुकूमत बेजा बैंक से बोरिंग कर रही है उसको कंट्रोल करें। वो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आपको एक बेहतर इंटरेस्ट रेट की तरफ लाएंगी। वो प्रोजेक्ट अगेन हमने इतना ठीक तरह उसको नहीं परस्यू किया। हैविंग सेड दैट, अभी जो आपका जो सब्जेक्ट है वो सेमी एनुअल रिव्यू है। मैं समझता हूँ कि IMF भी जब आपको देख रहा होता है तो वो एक वो उनका भी एक आप समझ लें वो इतना न्यूट्रल रिव्यू नहीं कर रहे होते। कभी वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, कभी वो ज़्यादा लीनियंट होते हैं। जो एक तवील गुफ्तगू है हम उसके अंदर जा सकते हैं कि वो क्यों इस तरह करते हैं, लेकिन इस वक्त पे ब्रॉडली अगर आप फिगर्स देखें तो वो हमारे जो 2-3 बड़े इंडिकेटर्स हैं वो ठीक डायरेक्शन में है। उसमें पहला है फिस्कल डेफिसिट, वो ठीक डायरेक्शन में है फ्रॉम द IMF पर्सपेक्टिव, यानी जो एक शॉर्ट टर्म में आपने स्टेबिलिटी की तरफ लेकर आना होता है वो लेकर आ चुके हैं। दूसरा हमारे रिजर्व्स, हालांकि टारगेट मेरे ख्याल से उससे कम है लेकिन फिर भी एक सही डायरेक्शन में है। तो IMF का स्टेबलाइजेशन एजेंडा काफ़ी हद तक पूरा होता नज़र आता है, लेकिन उसी के अंदर जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की IMF ने भी बात करना शुरू कर लिया। हालांकि IMF का काम नहीं है, लेकिन पाकिस्तान क्योंकि IMF के सबसे नेगेटिव आप कह लें जो ट्रैक रिकॉर्ड रखता है दुनिया में, सबसे ज़्यादा IMF के पास जाता है, वो नॉर्मल कंट्री से ज़्यादा हमारे ऊपर एक चेक्स एंड बैलेंस रखने की कोशिश करते हैं। उसके अंदर आपके चाहे FBR हो, चाहे आपका जो उन्होंने अभी गवर्नेंस रिफॉर्म्स की रिपोर्ट की बात की, वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की चीज़ों के ऊपर कोई काम नहीं हुआ, लेकिन मेरे ख्याल में वो इसके ऊपर लीनियंसी दिखाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अली हसनैन साहब। हमारे माशियत ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजू पर बात करेंगे। एक बार आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान का सबसे बड़ा IT और टेलीकॉम इवेंट ITCN एशिया कराची 2025 एक्सपो सेंटर कराची में मुनक्किद हो रहा है और ये इवेंट ई-कॉमर्स गेटवे पाकिस्तान मुनक्किद करवा रही है, जिसे टेक डेस्टिनेशन पाकिस्तान और SIFC की ज़ेर सरपरस्ती इस इवेंट का इनेकाद करवाया जा रहा है। बड़ा ही इस वक्त इंपॉर्टेंट इवेंट है इन हालात में जब IT एक्सपोर्ट्स मुसलसल ग्रो कर रही हैं। और गुज़िश्ता साल हमने देखा था कि इस इवेंट में $500 मिलियन के MOUs पर दस्तखत भी किए गए थे और इस साल भी मज़ीद बड़े MOUs साइन हो सकते हैं जो पाकिस्तान की डिजिटल इकॉनमी में एक इनकलाबी तब्दीली ला सकते हैं। इस बार ITCN एशिया कराची 2025 में दुनिया भर से नुमाइंदे शरीक होंगे जो बड़ी IT मार्केट से आ रहे हैं, ख़ासतौर पर बरतानिया, तुर्किया, आज़रबाईजान, सऊदी अरब, UAE, उर्दन है, मिस्र, चाइना, इंडोनेशिया, मलेशिया, फ़िलिपाइन, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे ममालिक इसमें शामिल हैं। और ये इवेंट एक आलमी टेक कल्चर, मुस्तकबिल की एंटरप्रेन्योरशिप और विजनरी आइडियाज़ पर मुश्तमिल होगा। इस तकरीब में तकरीबन 50,000 से ज़ायद पार्टिसिपेंट्स मौजूद होंगे, जिसमें टेक लीडर्स हैं, स्टार्टअप्स हैं, इन्वेस्टर्स, पॉलिसी मेकर्स और डिप्लोमेट्स भी शामिल हैं। अब इस इवेंट में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की एग्जीबिशन के साथ साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, नेटवर्किंग और बिजनेस डेवलपमेंट
इवेंट की अपॉर्चुनिटीज़ भी होंगी। इवेंट में 700 से ज़ायद एग्जीबिटर्स और 100 से ज़ायद हाई प्रोफाइल फॉरेन डेलीगेट्स भी शरीक होंगे, जिसमें बड़ी टेक फर्म्स, स्टार्टअप्स और इंटरनेशनल पवेलियंस भी शामिल होंगे। कराची में ये एग्जीबिशन होनी है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, फिनटेक, ई कॉमर्स और 5G टेक्नोलॉजीज़ में जदीद तरीन ग्रोथ को मज़ीद सामने लाया जाएगा। पाकिस्तान का IT सेक्टर इस वक्त एक इंडस्ट्री के तौर पर नहीं बल्कि इकॉनमी की ट्रांसफॉर्मेशन का तरीक़ाकार है जो रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स इस वक्त कर रहा है और अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट भी ये ला सकता है और नौजवानों के लिए ख़ासतौर पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बेशुमार मौक़े पैदा हो सकते हैं। अब किस तरह से और कितने MOUs इसमें साइन हो सकते हैं और जो पुराने MOUs हैं उनकी क्या डेवलपमेंट है, इस पर भी हम बात करेंगे। चूँकि $500 मिलियन के MOUs पिछले साल, इस बार ये तवक्को है कि जो मिनिमम बेंचमार्क है वो $500 मिलियन से ऊपर ही हो और अगर $1 बिलियन या फिर इससे भी ज़्यादा के MOUs अगर हम साइन करने में कामयाब हो जाते हैं तो ज़ाहिर हमारी एक्सपोर्ट्स में बेपनाह इजाफा हो सकता है। चूँकि IT की जो एक्सपोर्ट्स पिछले 1.5 साल से हमने मुसलसल ग्रो होते देखी हैं और जो टारगेट्स इस वक्त सेट किए गए थे वो डबल डिजिट टारगेट अगले 2 से 3 सालों में इसको ले जाने का सेट किया गया है, जो ऑलरेडी $4 बिलियन तक ये पहुंच चुकी हैं। और न सिर्फ पाकिस्तान में होने वाले ये इवेंट्स बल्कि दुनिया भर में जहाँ जहाँ IT इवेंट्स होते हैं उनका अपना एक बड़ा अहम किरदार होता है। और हमने देखा कि जो गुज़िश्ता चंद महीनों में सऊदी अरब में भी IT इवेंट्स हुए, उसमें पाकिस्तान के डेलीगेशंस गए, पाकिस्तान की कंपनीज़ गईं और उन कंपनीज़ ने बड़ी कामयाबी के साथ वहाँ पर भी MOU साइन किए। चूँकि पाकिस्तान के IT प्रोफेशनल्स की इस वक्त दुनिया भर में बहुत ज़्यादा डिमांड है, ख़ास तौर पर वो ममालिक जिनका अभी हमने तस्करा भी किया, उन ममालिक में पाकिस्तान की IT कंपनीज़ और जो इंडिविजुअल परफॉर्मर्स हैं वो भी बड़ा बेहतरीन तरीके से इस वक्त काम कर रहे हैं। और अभी ITCN एशिया 2025 जो कि 3 रोज़ तक कराची में जारी रहेगी, देखना ये कि इसमें पाकिस्तानी IT कंपनीज़ कितना बिज़नेस हासिल करने में कामयाब रहती हैं और इन फ्यूचर कितने MOUs में पॉजिटिव डेवलपमेंट होती है। ख़ासतौर पर वो तमाम MOUs जो कि पिछले साल साइन किए गए थे उनमें कितनी डेवलपमेंट हुई है और कितने फाइनल स्टेज तक पहुँचे और उसके थ्रू कितनी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आई है। तो ये फिगर्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं चूँकि पाकिस्तान को अपनी IT एक्सपोर्ट को ग्रेजुअली बढ़ाना है। पाकिस्तान के इस वक्त जो रीजन में कंपटीशन है ममालिक से, उनमें बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट के नंबर्स का गैप है, लेकिन पाकिस्तान एक ग्रोइंग और इमर्जिंग मार्केट है जो कि ना सिर्फ गल्फ़ कंट्रीज़ में बल्कि यूरोप में और अमेरिका में भी अब IT की फील्ड में अपनी को बढ़ाती जा रही है। और ये नंबर हम ये देख रहे हैं कि बहुत तेज़ी के साथ और बहुत पॉजिटिव अंदाज में आगे की जानिब ही जा रहे हैं। तो जैसे जैसे ये इस नुमाइश से मज़ीद खबरें आती रहेंगी आपको हम अपडेट भी करते रहेंगे। आज प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।